साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है, वो वीडियो एग्जाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। इस वीडियो में वीडियो जो पिछले वर्ष हुई थी, उससे संबंधित उस परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न है, वो भी शामिल किए गए हैं और आगामी परीक्षा में जो उनकी आने की संभावना है, वो प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो इस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो प्रश्न होने वाला है वीडियो का, वो हो जाएगा भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पन अकाल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? छप्पन अकाल के नाम से जाना जाता है। कब घटित हुआ? तो साथियों, वीडियो 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये, कि जो भयंकर अकाल है जिसको छप्पन अकाल के नाम से जाना जाते हैं, ये कब पड़ा था? तो साथियों, ये विक्रम संवत अगर पूछ ले जाए तो विक्रम विक्रम संवत 1956 में ये पड़ा था। इसी कारण इसका नाम छप्पन अकाल पड़ा। और अगर ईस्वी की सन की बात करें तो 1899 से 1900 ईस्वी में ये पड़ा था, जिसमें राजस्थान में भारी जनधन की हानि हुई थी। तो छप्पन अकाल विक्रम संवत 1956 को पड़ा। और अगर ईस्वी की बात करें तो 1899 से 1900 ईस्वी में ये पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित हैं। तो साथियों, जो डग गंगधार की जो भूमियां हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो डग गंगधार की जो उच्च भूमियां हैं, राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। तो हम इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो डग गंगधार जो उच्च भूमियां, ये कहाँ पे स्थित है? हाड़ौती के पठारी प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हाड़ौती के पठार में स्थित है। और मुख्यतः अगर पूछ ली जाए कि जिले का नाम अगर आपको दे दिया जाए, तो झालावाड़ जो जिला है, कौन सा? साथ ही जो झालावाड़ जिला है, उसके दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची वन को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची वन में पहाड़ी चोटियां दी गई हैं और उनका जिला है, देखते हैं। तो बरवाड़ा, झारोला, भानगढ़ और तारागढ़। तो साथियों, भानगढ़ और तारागढ़ तो आपको पता होगा कि जो भानगढ़ की जो चोटी है, पहाड़ी है, वो कहाँ पे स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर जिले में। तारागढ़ जो है, ये कहाँ पे स्थित है साथियों? आपको पता होना चाहिए। तारागढ़ अजमेर में हो जाएगा। जो बरवाड़ा है साथियों, तो ये बरवाड़ा कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और जारोला की जो चोटी है, ये कहाँ पे स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? साथियों, नीचे दिए गए वन्य जीव अभ्यारण्यों में से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? वीडियो 2021 का प्रश्न है। तो साथियों, शेरगढ़, रामसागर वन विहार और केसरबाग। तो साथियों, जो वन विहार है, ये भी धौलपुर में है। रामसागर भी धौलपुर में है। केसरबाग भी धौलपुर में है। लेकिन जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? ये धौलपुर जिले में स्थित नहीं है, ये बारां जिले में स्थित है। कौन सी जिले में स्थित है? ये बारां जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है पूछ लिया जाए, तो परवन नदी के किनारे पर बारां जिले में स्थित है। कौन सा? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और वन विहार पूछ लिया जाए, रामसागर पूछ लिया जाए, केसरबाग पूछ लिया जाए, तो आपको प्रश्न में धौलपुर करके आना है, क्योंकि ये तीनों ही धौलपुर जिले में स्थित है। और शेरगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये बारां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पलाना जो कि बीकानेर में स्थित है, किस खनिज खनन के लिए जाना जाता है? तो साथियों, पलाना आपको पता होना चाहिए। पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? पलाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले की अगर किस्म पूछ लिया जाए तो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए पलाना बीकानेर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, जो बम नृत्य है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र से प्रसिद्ध है, क्योंकि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। और इसमें बम अर्थात नगाड़े का बजाकर नगाड़ा बजाया जाता है, तो नगाड़े का प्रयोग इसमें होता है। बम जिसको नगाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है? तो जो राव जयसिरो छंद है, इसके रचयिता पूछे हैं, तो राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? बिठू
सूजा। और अगर पूछ ले जाए कि आपसे कि राव जयसिंह छंद किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये डिंगल भाषा का ग्रंथ है। किसका? डिंगल का ग्रंथ है। और इसकी जो रचना किसने की? बिट्ठू सूजा ने की। और इसमें क्या है, तो इसमें जो बीकानेर के शासक थे, कहाँ के शासक? बीकानेर के शासक कौन? राव जयसिंह। और कामरान जो कौन था? बाबर का पुत्र था। उनके मध्य युद्ध का वर्णन है किसमें? राव जयसिंह छंद में। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन गए कि किस शैली में है? डिंगल शैली का है राव जयसिंह छंद। किसके द्वारा रचित है? बिट्ठू सूजा के द्वारा। और इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें राव जयसिंह छंद में राव जयसिंह के मध्य और कामरान के जो मध्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? तो साथियों, जो चार बेत ये पारंपरिक लोक नाट्य है, ये कहाँ से प्रसिद्ध है? तो ये टोंक जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक जिले का प्रसिद्ध है। और ये मूल रूप से पठानी मूल का, इसे डफ वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि चार बेत को किसके साथ, तो डफ वाद्य यंत्र के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मदील एक प्रकार का है, तो साथियों मदील क्या है? यहाँ पर मदील का संबंध किससे है? आभूषण से, ओढ़नी से, वोकवाद से या पगड़ी से। तो साथियों मदील राजस्थान में पुरुषों के द्वारा दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार का क्या है? पगड़ी है। तो मदील का संबंध किससे हो जाएगा? पगड़ी से हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मदील का अर्थ क्या होता है? पगड़ी। और राजस्थान में राजस्थानी पुरुषों के द्वारा दशहरे के अवसर पर यह पगड़ी पहनी जाती है, जिसको मदील कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो साथियों राजस्थान में जो पोपाबाई की पोल है, ये जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के, जो कि मारवाड़ तथा जोधपुर पिंडा प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। इन्होंने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ अवस्था अर्थात मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं लिखकर वहां के कुशासन की आलोचना की थी। कौन सी? मारवाड़ की पुस्तिका। तो मारवाड़ की पुस्तिका और पोपाबाई रिपोल किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरी एक लोक नाट्य जो किस कथा पर आधारित है? तो साथियों गौरी लोक नाट्य कृष्ण जो गौरी लोक नाट्य ये भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरी अर्थात राई जो मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य, और इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं, तो गौरी अर्थात राई को कहते हैं। और यह शिव और एक भस्मासुर की पौराणिक कथाओं पर आधारित ये लोक नाट्य है, जिसको गौरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों आपसे आशा है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सर्किल में इसको वीडियो का जो लिंक है इसको भी शेयर कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो साथियों बातारी फुलवारी पुस्तक के जो रचयिता हो जाएंगे ये विजयदान देथा हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये राजस्थानी लोक कथाओं का विशाल संग्रह है बातारी फुलवारी। और ये कितने खंडों में विभक्त है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बातारी फुलवारी जो कि विजयदान देथा के द्वारा रची है, ये इसमें कितने खंड है? तो इसमें 14 खंड है। कितने? 14 खंड इसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो साथियों राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। अगला प्रश्न देखते हैं। मानगढ़ नरसंहार बांसवाड़ा। साथियों तो मानगढ़ जो नरसंहार कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों मानगढ़ जो नरसंहार है ये 17 नवंबर 1913। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे भीलों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग कितने? 1500 भील शहीद हुए थे। कितने? 1500 शहीद हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडियारी ख्यात का मुख्य विषय क्या है? तो साथियों मुंडियारी ख्यात जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे राठौड़ारा ख्यात भी कहते हैं, राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से मारवाड़ जोधपुर के जो राजवंश का ऐतिहासिक वर्णन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ों का राजवंश के ऐतिहासिक वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? मुंडियारी ख्यात में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994
कि किस धारा के तहत ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम प्रतिस्थापित किया गया है। तो साथियों किस अधिनियम के तहत कि तो साथियों अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किया गया है और किस धारा के तहत किया गया है, तो धारा 89 के तहत ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है राज्य चुनाव आयोग का गठन? तो राज्य चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नगर पालिकाओं के लिए, तो साथियों नगर पालिकाओं के लिए पूछ लिया जाए तो 243 जेड ए के तहत। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और कहां पर हुआ? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ था ये 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और नागौर में हुआ था। कहां पे हुआ था? नागौर में हुआ था। लेकिन नागौर के अगर गांव पूछ ले जाए तो बगदरी गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गांव और जिला नहीं दिया गया, सिर्फ हमसे पूछा गया कहाँ पे हुआ। तो बगदरी तो गांव था और नागौर जिला था। तो साथियों दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो बगदरी करके आना है और जिला पूछ लिया जाए तो नागौर से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और पूछ लिया जाए कि किन्होंने किया था उद्घाटन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो साथियों सरपंच जो अपना त्याग पत्र है ये पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी जिसको बीडीओ कहते हैं उनको सौंपता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें होना अनिवार्य है? तो साथियों ग्राम सभा की न्यूनतम 4 बैठकें होना अनिवार्य। कितनी? 4 बैठकें होना अनिवार्य, जिसमें से पहली कब होगी? 26 जनवरी को, दूसरी 1 मई को, तीसरी 15 अगस्त को और चौथी 2 अक्टूबर को, अर्थात 4 बैठकें होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो सरपंच पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष की गई है, जो कि संविधान के आर्टिकल 243 वी के अनुसार पंचायत में सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो साथियों जो संविधान की 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो 29 विषय सूचीबद्ध है। कितने? 29 विषय सूचीबद्ध है पंचायती राज संस्थाओं के लिए। और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से वे संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं, जिसमें से नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। नगर पालिकाओं के लिए 12वीं 29 विषय सौंपे गए हैं और नगर पालिकाओं के लिए कितने? 12वीं अनुसूची में 18 विषय। कितने? 18 विषय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों एमएस वर्ड में इस कुंजी का जो कंट्रोल प्लस इक्वल का जो शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूटूथ किस तकनीक पर कार्य करता है साथियों? तो जो ब्लूटूथ है मोबाइल का जो डिवाइस में जो ब्लूटूथ होती है जिसके माध्यम से फाइल ट्रांसफर की जाती है, किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर कार्य करता है, जो कि कम दूरी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी का।
अगला प्रश्न देखते हैं, कैश मेमोरी का कार्य मुख्य रूप से किन के बीच होता है? तो साथियों जो कैश मेमोरी होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है ये सीपीयू और रैम के बीच होता है। किसके? सीपीयू और रैम के बीच होता है, क्योंकि कैश एक बहुत ही उच्च गति वाली मेमोरी होती है जो कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच बफर का कार्य करती है। किसके? सीपीयू और रैम के बीच। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिए, सीपीयू और रैम के बीच। इंटरनेट पर कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों जो इंटरनेट पर कंप्यूटर पर जो विशिष्ट पहचान है किसी व्यक्ति की वो आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आईपी एड्रेस, जिसको क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट एड्रेस इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2019 में किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें F4 का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेल को एब्सोल्यूट रखने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अति प्लस उक्ति की सही संधि क्या है? तो साथियों अति प्लस उक्ति, इसको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? अत युक्ति बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अत युक्ति बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें ई प्लस उ बराबर यू का नियम लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? साथियों तो तत्सम शब्द हमसे पूछे गए किस विकल्प में है? तो तत्सम शब्द ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दंड, सिर और साक ये तीनों संस्कृत के मूल शब्द हैं, तो ये क्या है? तत्सम शब्द हो जाएंगे। और अन्य जो विकल्प हैं ये क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? साथियों तो तत्पुरुष समास हमको देखना है कि कौन से विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो तत्पुरुष समास का जो प्रयोग हुआ है साथियों ये हुआ है मुख्य नहीं हुआ है साथियों। तो तुलसी कृत में भी तत्पुरुष का है, राह खर्च में भी तत्पुरुष का, और देशाटन में भी देश में अटन, राह खर्च राह के लिए खर्च, और तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। तो साथियों इन सभी में तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन मुख्य कमल में क्या है? कर्मधारय। यहाँ पे उत्तर दे दिया है साथ में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य कमल में कर्मधारय, देशाटन में देश के लिए, देश में अटन, राह के लिए खर्च राह खर्च, और तुलसी द्वारा कृत तुलसी कृत, तो इनमें तत्पुरुष हो जाएगा और मुख्य कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। अर्थात मुख्य कमल यानी कमल रूपी मुख, इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म कौन सा है? तो साथियों विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म देखना है तो अनुचित युग्म में हम देखते हैं अर्पण समर्पण। साथियों पहला ही अनुचित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अर्पण और समर्पण दोनों ही क्या है? लगभग समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो अर्पण का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा साथियों? ग्रहण होगा। क्या होगा? ग्रहण होगा। अगला इसमें देखते हैं, अथ का इति बिल्कुल सही हो जाएगा। अतरंग, बहिरंग और अनुरक्ति और विरक्ति। चलिए अगला देखते हैं, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों देखते हैं, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अर्थ व्यर्थ विलाप, घने जंगल में रोना, बहुत अधिक दुखी होना, एकांत में बैठकर रोना। तो साथियों इसका अर्थ होता है क्या? व्यर्थ विलाप, अर्थात इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है साथियों जंगल। क्या होता है? जंगल होता है। और जंगल में अगर कोई व्यक्ति रोएगा तो उसको सुनने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। तो अरण्य रोदन मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ, जिसका ऐसा दुखड़ा या विलाप जिस पर कोई ध्यान ना दे, जिसको कोई सुने ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ईडियम दिया है हमें साथियों, करेक्ट मीनिंग बताना है। टू बाइट द डस्ट। तो साथियों टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल चाटना या बुरी तरह से पराजित होना। तो इसका जो क्या हो जाएगा? टू बाइट एंड डस्ट मीन सफर ए डिफीट, टू फेल और टू डाई। तो इसका क्या हो जाएगा? टू फेल और टू डिफीटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैसिव वॉइस में बदलना है, हु रॉट दिस बुक। तो साथियों
हु रॉट को आपको पता है, हु को किस में बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे, हु को किस में बदल देंगे, बाय हुम। हु रॉट दिस बुक, बोआज आ जाएगा, दिस बुक राइट रॉट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, बाय होम दिस बुक रिटर्न। तो बाय होम दिस बुक रिटर्न किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक का है, ही इज ब्लाइंड, ब्लैंक स्पेस वन आई, साथ में प्रीपोजिशन पूछा है, तो ही इज ब्लाइंड, ब्लैंक स्पेस वन आई। तो साथियों जब किसी व्यक्ति जो कि फिजिकली रूप से ब्लाइंड है, जिसके पास एक स्पेसिफिक आई गायब है, उसकी नहीं है, राइट या लेफ्ट, तो उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे साथियों, तो ब्लाइंड के साथ इनका उपयोग करेंगे। तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। आप यहाँ पे विद या टू मत कर देना, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। तो साथियों ऑब्सोलेट यानी क्या होता है, ऑब्सोलेट यानी आपको पता होता है पुराना या अप्रचलन में जो क्या हो, अप्रचलित हो या अप्रचलन में जो हो। तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना या अप्रचलन। तो देख ले, रिसेंट यानी क्या होता है, नया होता है, परफेक्ट यानी बिल्कुल सही होता है, और एब्सोल्यूट भी इसका नहीं होगा। और आउटडेटेड यानी कैसा होता है, पुराना होता है, तो आउटडेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है साथियों। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का हमें स्पेलिंग दिया गया है, तो ब्यूरोक्रेसी की जो सही स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। तो ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में हमें ये मिल रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, नहीं ऑप्शन सी में BEURAU, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है BEREAUCRACY। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वाटर को YCVGT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फायर को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों हम देखते हैं, यदि वाटर को क्या लिखा जा रहा है, YCVGT, तो देखते हैं इसमें क्या बैठ रहा है इसमें। तो देखते हैं डब्लू में क्या जोड़ने की वाई है, WXY। तो अगर डब्लू में हमने दो जोड़ा तो क्या आ गया, वाई आ गया। एक मिनट इसको सही कर देता हूं मैं, डब्लू में अगर दो जोड़ा तो क्या आ गया, वाई आ गया। ए में अगर दो जोड़ा तो सी आ गया, टी में अगर दो जोड़ा तो वी आ गया, ई में अगर जोड़ा दो तो जी आ गया, और आर में अगर जो जोड़ा तो टी आ गया। तो साथियों सभी में प्लस दो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस दो हो रहा है। तो इस तरीके से हमें फायर में देखना है। एफ में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आई में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आर में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ई में जो दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एच के टी जी इसका राइट आंसर, एच के टी जी हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा। साथियों एक लड़की का पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, उसकी तरफ रमेश इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी माँ का भाई, उसकी जो माँ है, कौन, माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। तो साथियों जो रमेश की माँ के पिता है वो तो क्या हो जाएंगे, रमेश की जो माँ के पिता है तो वो तो रमेश के नाना लगेंगे, क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। और नाना का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, रमेश का मामा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, रमेश के मामा हो जाएंगे, नाना का इकलौता पुत्र। और तस्वीर वाली लड़की की जो माँ है उसका भाई कौन है, रमेश के मामा हो जाएंगे। तो अतः तस्वीर वाली जो लड़की की माँ है तो रमेश के क्या हो जाएंगे, मामा की बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मामा की बहन। तो रमेश की माँ भी हो सकती है और रमेश की मौसी भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत को छांटना है साथियों। तो असंगत देखते हैं, यकृत, आंख, नाक और कान। तो असंगत क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं। जो आंख है, जो नाक है और कान है, ये क्या है साथियों, भारी ज्ञान इंद्रिया, कैसी है, भारी ज्ञान इंद्रिया। जबकि यकृत एक शरीर का आंतरिक अंग है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैलेंडर का जो संबंध तिथियों से है वही शब्दकोश का किससे है। तो साथियों जो कैलेंडर का संबंध तिथियों से है तो वही शब्द
वही संबंध शब्दकोश का किससे हो जाएगा? शब्दकोश का किससे हो जाएगा? शब्दों से हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में क्या होती है? तिथियां होती है। तो वहीं शब्दकोश में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं। साथियों 5 व्यक्ति हैं। कौन? 5 व्यक्ति हैं। ए बी सी डी ई, ये कहाँ पे बैठे हैं? एक बेंच पर बैठे हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। एक यहाँ पे बैठा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है साथियों, तो ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा। ई बेंच के बाएं सिरे पर। साथियों ये सबसे अच्छा हो जाएगा। ई बेंच के कौन से सिरे पर है? तो ये दायां सिरा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ई कहाँ पे बैठा है। ई बाएं सिरे पर बैठा है, तो ये ई हो गया। ई बाएं सिरे पर बैठा है। सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो साथियों जो सी है, सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो साथियों दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो दाएं ओर से दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा। तो सी कहाँ पे बैठा है? दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए बी के दाईं ओर है। साथियों ए कहाँ पे है? बी के दाईं ओर है। और ए और सी एक साथ नहीं बैठे हैं। तो साथियों ए और सी एक साथ नहीं बैठे। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें तो क्लियर हो गई कि ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो ये चीजें तो प्रश्न में बिल्कुल क्लियर दे रखी है। तो ए बी के कहाँ हो गया? दाईं ओर हो गया। और ए और सी साथ में, ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है। तो साथियों सी किसके बगल में बैठा है? सी डी के बगल में बैठा है। तो डी किया तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो हम डी को यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया सी डी के बगल में बैठा है। ए कहाँ पे बैठा है? बी के बगल में बैठा है। डी ई के साथ नहीं बैठा है। तो साथियों डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी तो यहाँ पे फिक्स हो गया। चलो ठीक है, डी क्योंकि ई के साथ में नहीं बैठा है। ई बाएं सिरे पर है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ए बी के दाईं ओर है। तो साथियों अब ए और बी बचे, क्योंकि हमें 5 ही दिए होते हैं। तो ए कहाँ पे बैठा है? बी के दाईं ओर बैठा है। तो ये बी हो जाएगा। और बी का दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ए कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा है। तो साथियों अब हमारी स्थिति क्लियर हो गई है। ए बी सी डी ई हमने क्लियर कर लिए, ढूंढ लिए कि कहाँ पे बैठे हैं। और अब हमसे पूछा है कि ए किस स्थान पर बैठा है। तो साथियों अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो ई तो कहाँ पे बैठा है? ना बाएं बैठा है, ना दाएं बैठा है, ना दूसरे बैठा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे बैठा है? मिडिल में बैठा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्रारंभ में कितनी सेवाओं को शामिल किया गया? तो साथियों कितनी सेवाओं को शामिल किया गया? राजस्थान सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 153 सेवाओं को शामिल किया गया। कितने विभागों की? 15 विभागों की 153 सेवाएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों जो राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति होती है, इनके जो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त के थक्के को रक्त वाहिकाओं के अंदर थमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो साथियों रक्त के जो थक्के को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो हेपेरिन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सीसा जस्ता, तांबा, टंगस्टन या और मैग्नीज। तो साथियों जो सीसा जस्ता है ये कहाँ पे निकलता है? ये जावर की खान उदयपुर में निकलता है। कहाँ पे? जावर की खान उदयपुर में निकलता है। तांबे की बात करें तो तांबा खेतड़ी झुंझुनू में निकलता है। कहाँ पे निकलता है? झुंझुनू में निकलता है। टंगस्टन डेगाना नागौर। तो साथियों टंगस्टन का कहाँ से हो गया? डेगाना नागौर से हो गया। और मैग्नीज लीलवानी बांसवाड़ा। तो साथियों मैग्नीज कहाँ से निकलता है? लीलवानी बांसवाड़ा से मैग्नीज निकलता है। तो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो साथियों अंग्रेजों का साथ देने वाला 1857 की क्रांति में टोंक का नवाब नवाब वजीरुद्दौला था। इसने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि टोंक की सेना ने जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया। तो टोंक की सेना के जो सेनापति थे कौन थे? मीर आलम खां के नेतृत्व में। अगर आपसे पूछ ले जाए कि टोंक की जनता ने, सेना ने किसके नेतृत्व में साथ दिया था किसका? विद्रोहियों का, तो मीरा आलम खां के। और अंग्रेजों का साथ नवाब वजीरुद्दौला ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो साथ ही इस्माइल का सबको पता होगा कि यह शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड महामारी में
डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, उसी को इस्माइल नाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्य कगार भूमि किन नदियों के बीच स्थित है? तो विंध्य कगार भूमि चंबल और बनास के बीच स्थित है। ये बलुआ पत्थर और चूने से निर्मित है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल और बनास के बीच सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में विस्तृत है। अगला प्रश्न, भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में तीसरी शताब्दी में भाटी राजा भूपत के द्वारा लगभग 285 ईस्वी में कराया गया। तो भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी होने का श्रेय इसको जाता है। तो साथियों, आपसे आशा है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।